खिसक जाती है। बिल्कुल, एकदम पैनिक वाली स्थिति होती है वो। हाँ, और समाज भी उसे तुरंत अपराधी मान लेता है। उसकी साख पूरी तरह दांव पर लग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कानूनी रूप से उस शुरुआती शिकायत के कागज की जो कीमत है वो अदालत में लगभग शून्य होती है। बिल्कुल शून्य, जब तक कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया से ना गुजरे। सही कहा। आमतौर पर बाहर से देखने पर अदालतें बहुत सीधी लगती हैं ना, मतलब कटघरा है, वकील है, कुछ दलीलें हैं और जज साहब का फैसला आ गया। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। एकदम। लेकिन देखिए, जब आप इस व्यवस्था के करीब जाते हैं तो ये किसी भूल भुलैया की तरह लगने लगती है, मतलब एक बहुत ही घुमावदार मेज की तरह। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। मतलब बाहर से देखने वाले को सिर्फ प्रवेश द्वार और बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई देता है। अंदर का रास्ता नहीं दिखता। जी, लेकिन अंदर जो दांवपेच छिपे हैं ना जी, वो अक्सर किसी भी आम व्यक्ति को उलझा देते हैं। इस भूल भुलैया में कुछ नकली दरवाजे भी हैं। नकली दरवाजे मतलब जिन्हें हम अपर्याप्त या झूठे सबूत कह सकते हैं, जहां आपका एक गलत कदम आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। बाप रे। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है कि इस कानूनी भूल भुलैया को डिकोड किया जाए। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है ना वो वाकई आंखें खोलने वाली हैं। हम उन YouTube लेक्चर्स और कानूनी वीडियो की गहराई में जा रहे हैं जो इंटरनेट पर आजकल लाखों लोग देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है। हाँ, इन स्रोतों में पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम CRPC 1898 के नाम से जानते हैं, वहां से लेकर भारत में नए BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो प्रावधान है वो उन सब के वीडियो शामिल हैं। सही बात है। अगर मैं उसी भूल भुलैया वाली बात को आगे बढ़ाऊं तो FIR इस भूल भुलैया का प्रवेश द्वार है और जो जजमेंट है वो बाहर निकलने का रास्ता। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन मोड़ों और जालों को समझने की जो चाबी है ना वो अब सिर्फ कुछ गिने चुने वकीलों के पास नहीं रह गई है। देखिए, डिजिटल युग ने ज्ञान के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ये तो है। हमारे स्रोतों में एक वीडियो का जिक्र है, सर उमर का CRPC ऑन फिंगर टिप्स वीडियो। ओ हाँ, मैंने देखा वो। आप यकीन मानेंगी, इस एक वीडियो पर 1 मिलियन मतलब 10 लाख व्यूज है। 10 लाख व्यूज एक कानूनी लेक्चर पर? जी हाँ। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो शायद कभी लॉ स्कूल के आसपास भी नहीं गया, वो भी अब ये समझना चाहता है कि ये सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। और यही उत्सुकता आज की हमारी इस चर्चा की नींव है। तो चलिए सीधे उस प्रवेश द्वार पर चलते हैं जहां से ये पूरी यात्रा शुरू होती है। चलिए। सर उमर के ही एक और वीडियो में, जिसका नाम है ऑल स्टेज फ्रॉम FIR टू चालान, उसमें इस शुरुआती चरण का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। धारा 154 से 173 तक। बिल्कुल। जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया पुलिस स्टेशन में सूचना देना है। CRPC की धारा 154 के तहत जो FIR दर्ज होती है वही उस जांच की नींव रखती है जो आगे चलकर धारा 173 तक जाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि धारा 154 के तहत जो FIR दर्ज की गई है वो कोई अंतिम सत्य या कोई बाइबल नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वह महज एक सूचना है कि कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। पुलिस का असली काम तो FIR दर्ज होने के बाद शुरू होता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन या जांच। इस दौरान पुलिस ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर सकती। उन्हें मौका वारदात का मुआयना करना होता है, नक्शा वगैरह बनाना होता है। हाँ, नक्शा बनाना, धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करना और सारे सबूत इकट्ठा करना। और इस पूरी जटिल प्रक्रिया का जो निचोड़ होता है ना, वो धारा 173 के तहत अदालत में पेश किया जाता है। इसे ही आम कानूनी भाषा में चालान या फिर चार्जशीट कहा जाता है। रुके, थ्योरी में ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि FIR सिर्फ एक सूचना है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? समाज का नजरिया तो बिल्कुल अलग होता है। अगर मोहल्ले में किसी पर FIR हो जाए तो लोग तो उसे तुरंत मुजरिम ही मान लेते हैं ना। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं। तो एक तरह से देखें तो कानून जो भी कहे, सिस्टम की शुरुआत ही तो अपने आप में एक सजा बन गई ना। आप बिल्कुल एक व्यवहारिक और जमीनी दर्द पर उंगली रख रही हैं। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आरोप लगने का मतलब ही अपराध साबित होना है। वही तो। कानूनी रूप से FIR का मतलब सिर्फ इतना है कि पुलिस के पास एक शिकायत आई है,
और वे बस उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। और जो चालान पुलिस अदालत में पेश करती है वो भी कोई अंतिम फैसला नहीं है। तो क्या हम उस चालान को पुलिस द्वारा तैयार किया गया आरोपी का एक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं? रिपोर्ट कार्ड? कैसे? मतलब कि पुलिस ने जो कुछ भी अपनी जांच में पाया उसे एक फाइल में लिखकर जज साहब की टेबल पर रख दिया। हाँ। और बस यही रिपोर्ट कार्ड तय करता है कि आगे का ट्रायल कैसा होगा। हाँ, आप इसे पुलिस का रिपोर्ट कार्ड कह सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ पुलिस का नजरिया है। अच्छा। इसमें पुलिस की अपनी धारणाएं शामिल हो सकती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अगर पुलिस की शुरुआती जांच में कोई चूक हो जाए, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो उसका पूरे मुकदमे पर क्या असर होता है? ये तो मतलब बहुत गंभीर स्थिति होगी। इसका मतलब है कि पूरा केस ही गलत दिशा में जा सकता है। ठीक ऐसा ही होता है। मान लीजिए जांच अधिकारी ने मौका वारदात से खून से सने कपड़े जब्त ही नहीं किए, या कोई गवाह छूट गया। बिल्कुल। या किसी ऐसे चश्मदीद गवाह का बयान ही दर्ज नहीं किया जिसने असल में घटना देखी थी। वो छोटी सी चूक उस 173 के चालान में एक बहुत बड़ी कानूनी खाई छोड़ देती है। मैं समझ रही हूँ। जब वो मामला अदालत के अंदर पहुंचता है ना, तो बचाव पक्ष का वकील उसी खाली जगह को पकड़ लेता है। जांच का ये चरण सबसे नाजुक इसलिए है क्योंकि अगर नींव ही कमजोर या झूठी होगी तो उस पर सजा की इमारत कभी नहीं टिक सकती। तो पुलिस ने अपना रिपोर्ट कार्ड जज की टेबल पर रख दिया, लेकिन क्या जज इसे आंख बंद करके मान लेते हैं? यहाँ से ये विषय वाकई बेहद दिलचस्प हो जाता है। एकदम। क्योंकि अब हम भूल भुलैया के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ असली ड्रामा शुरू होता है, मतलब अदालत के भीतर की जंग। हमारे स्रोतों में श्री सोहेल नासिर का एक बहुत ही शानदार लेक्चर है जी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर। हाँ, जो सीआरपीसी की धारा 249 और 249 ए और चार्ज फ्रेम होने के बारे में है। ये अदालत के अंदर का पहला कदम कैसे काम करता है? देखिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या आरोप तय करना वो एक तरह की कानूनी छलनी है जहां अदालत पुलिस के चालान को बारीकी से छानती है। अच्छा, मतलब फिल्टर करती है। जी, अदालत ये तय करती है कि क्या पुलिस ने जो सबूत और तथ्य पेश किए हैं उनके आधार पर इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का प्रथम दृष्टियां यानी प्राइमा फेसी कोई आधार बनता भी है या नहीं। और अगर आधार ना बने तो? अगर अदालत को लगता है कि पुलिस की कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई दम ही नहीं है, तो जज पूरे ट्रायल का इंतजार नहीं करते। सच में? हाँ, धारा 249 ए के तहत आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले ही बरी मतलब एक्विट किया जा सकता है। ओह वाह! इसका मतलब है कि अगर किसी पर कोई झूठा केस हुआ है तो उसे महीनों तक अदालत के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बाहर आ सकता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि पुलिस की फाइल में कुछ तो ऐसा है जिसकी जांच अदालत के कटघरे में होनी ही चाहिए, तब चार्ज फ्रेम होता है। तब अदालत आधिकारिक तौर पर आरोपी को पढ़कर सुनाती है कि तुम पर फलां तारीख को फलां जगह पर यह अपराध करने का आरोप है, क्या तुम्हें यह कबूल है? और जाहिर है लगभग हर मामले में आरोपी यही कहता होगा कि मुझे कबूल नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से बचाव पक्ष के वकील का असली कौशल, उसका हुनर मैदान में आता है। हाँ? स्रोतों में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है, पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 489 F का, जो चेक बाउंस या धोखाधड़ी वाले चेक केस से जुड़ी है। जी, वो बहुत ही आम मामला है आज के समय में। इसके वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक आरोपी को फर्जी मुकदमों से बचाया जाता है और उसकी जमानत कैसे करवाई जाती है। मतलब कानून की किताबों में बरी होने की थ्योरी पढ़ना एक बात है, और अदालत में लड़ना पेल कोई अलग। वही तो। अदालत के असली कटघरे में खड़े होकर जज के सामने ये साबित करना कि वो चेक फर्जी था, ये पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। ये सचमुच एक कला है। यहाँ आम लोगों को एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सिद्धांत समझना चाहिए जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। निर्दोष साबित होने तक निर्दोष, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये तो फिल्मों में बहुत सुना है। लेकिन इसका मतलब गहरा है। बचाव पक्ष के वकील का असली काम ये साबित करना नहीं है कि उसका क्लाइंट एकदम दूध का धुला है। अच्छा, तो फिर क्या है? अभियोजन पक्ष यानी जो पुलिस और सरकारी वकील हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपना केस बिना किसी तार्किक संदेह के साबित करें।
जिसे अंग्रेजी में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहते हैं। मतलब बचाव पक्ष को सिर्फ उस पुलिस वाले रिपोर्ट कार्ड में लाल घेरे लगाने हैं, गलतियां निकालनी है। एकदम सही कहा आपने। बचाव पक्ष का काम बस पुलिस की बुनी हुई कहानी में सुराख करना है। अच्छा। जैसे आपने चेक बाउंस का उदाहरण दिया ना, तो बचाव पक्ष का वकील ये साबित करने की कोशिश करेगा कि चेक तो दिया ही नहीं गया था, या शायद किसी और वजह से दिया गया हो। हाँ, कि वो व्यापार के बजाय बस एक गारंटी के तौर पर दिया गया था, या फिर उस पर जो दस्तखत हैं वही फर्जी हैं। वकील को बस जज के दिमाग में एक वाजिब संदेह पैदा करना होता है। लेकिन क्या ये रणनीति हर कानून में एक जैसी होती है? क्योंकि स्रोतों में सैयद फरहाद अली शाह का एक वीडियो है जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 पर केंद्रित है। ड्रग्स के मामलों पर। ड्रग्स के केस में बचाव का तरीका, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर होता होगा। बिल्कुल, और ये कानूनी भूल-भुलैया का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। कैसे? देखिए, विशेष कानूनों में जैसे कि नारकोटिक्स एक्ट में परिस्थितियां पूरी तरह से पलट जाती हैं। इसे कानूनी भाषा में सबूत के भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्ट होना कहते हैं। मतलब अगर पुलिस को आपकी गाड़ी की डिक्की से ड्रग्स का पैकेट मिल जाता है तो वहां वो निर्दोष साबित होने तक निर्दोष वाला सिद्धांत काम नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कानून तुरंत ये मान लेता है कि आप तस्कर हैं और आप ही दोषी हैं। बाप रे, मतलब वहां पुलिस को कुछ भी साबित नहीं करना। अभियोजन पक्ष को सिर्फ उस ड्रग्स की बरामदगी साबित करनी होती है कि हाँ पैकेट मिला था। उसके बाद गेंद पूरी तरह से आपके पाले में आ जाती है। अब ये आपको साबित करना पड़ेगा कि किसी दुश्मन ने वो पैकेट आपकी गाड़ी में छुपाया था या पुलिस ने आपको फंसाया है। ये तो बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए क्रिमिनल ट्रायल कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की प्रकृति क्या है और उस पर कौन सा विशिष्ट कानून लागू हो रहा है। ये जानकारी तो रोंगटे खड़े करने वाली है सच में। बिल्कुल। तो चलिए इस भूल भुलैया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि पूरा ट्रायल खत्म हो गया, पुलिस ने चालान पेश किया, चार्ज फ्रेम हुआ, गवाहों के बयान हुए, बचाव पक्ष ने तीखी जिरा की, क्रॉस एग्जामिनेशन जी, और अंततः जज ने अपना फैसला यानी जजमेंट सुना दिया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में बैरिस्टर सलमान सफ्टर के एक बेहद दिलचस्प सत्र का जिक्र है। क्रिमिनल केस में अपील कैसे लड़ें। मैं इस प्रक्रिया को ना एक नई एनालॉजी से समझना चाहती हूँ। बताइए। अगर निचली अदालत का ट्रायल एक फिल्म की तरह है जहाँ पूरी कहानी शूट की जाती है, तो क्या हम अपील को उस फिल्म का डायरेक्टर्स कट कह सकते हैं? वाह, ये बहुत दिलचस्प है। जहाँ वकील पिछली कहानी में रह गई खामियों या प्लॉट होल्स को ठीक करने या उजागर करने की कोशिश करता है। ये डायरेक्टर्स कट वाली उपमा बहुत ही शानदार है। देखिए, जब कोई मामला अपील में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, तो वो उस फिल्म को दोबारा शूट नहीं करते। मतलब नए सिरे से कुछ नहीं। वे नए गवाहों को बुलाकर फिर से बयान नहीं लेते हैं। वे सिर्फ निचली अदालत के लिखित रिकॉर्ड को पढ़ते हैं। अच्छा। बैरिस्टर सलमान सफदर अपने लेक्चर में यही बारीकी समझाते हैं कि अपील में बहस करने का मतलब तथ्यों पर लड़ना नहीं है। तो फिर किस बात पर लड़ते हैं? कानूनी गलतियों पर। वे गलतियां जो ट्रायल जज ने की हों। ओ, मतलब अपील में वकील ये नहीं कहता कि माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट ने चोरी नहीं की, वो ये कहता है कि माय लॉर्ड निचली अदालत के जज ने सबूतों को समझने में कोई कानूनी भूल की है। एकदम सही पकड़े आप। वकील ये दिखाएगा कि क्या ट्रायल जज ने किसी ऐसे गैर कानूनी सबूत को मान लिया जिसे असल में खारिज किया जाना चाहिए था, या कोई बयान इग्नोर कर दिया हो। बिल्कुल। या क्या गवाहों के बयानों में इतने बड़े विरोधाभास थे, जैसे एक गवाह कह रहा है घटना दिन में हुई, दूसरा कह रहा है रात में हुई, जिन्हें जज ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ओ, अब समझी मैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अपील का अधिकार किसी भी न्याय प्रणाली का एक बेहद अहम सेफ्टी वॉल्व है। सही बात है, जज भी तो इंसान ही होते हैं। बिल्कुल, और इंसानों से गलती हो सकती है। ये सेफ्टी वाल्व ये सुनिश्चित करता है कि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से कोई निर्दोष अपनी पूरी जिंदगी जेल में न सड़े। और ये प्रणाली कोई रुकी हुई नदी नहीं है ना, ये लगातार अपना रास्ता बदल रही है। समय के साथ बदलना जरूरी है। सूत्रों में हमने स्टडी IQ जुडिशरी के वीडियो का उल्लेख देखा, जो भारत में क्रिमिनल केस फाइल करने से लेकर जजमेंट तक की पूरी टाइमलाइन की बात करता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है स्टडी अड्डा लीगल का वीडियो, जो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो नए बदलाव हुए हैं उन्हें समझाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत में। सदियों पुराने अंग्रेजों के जमाने के CRPC को बदलकर अब नए कानून लागू किए जा रहे हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नामों का बदलाव है या असल में ग्राउंड पर कुछ बदला है? ये सिर्फ कवर बदलना नहीं है, ये पूरी किताब को आधुनिक बनाना है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए सीआरपीसी के तहत पुलिस कई बार कागजों पर ही तलाशी या जब्ती दिखा देती थी। हाँ, फर्जी रिकवरी दिखा देते थे। बिल्कुल, जिससे भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश रहती थी। लेकिन नए बीएनएसएस प्रावधानों में पुलिस के लिए तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। वाओ, ये तो बहुत जरूरी था। इसका सीधा मतलब है कि अब पुलिस हवा में सबूत नहीं बना सकती। अदालत वीडियो देखकर तय करेगी कि सबूत सही तरीके से इकट्ठा किए गए या नहीं। डिजिटल साक्ष्य को अदालत में कैसे पेश किया जाए, प्रक्रियाओं को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, ये सब इन नए कानूनों का अहम हिस्सा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हम इन बदलावों, इन नए कानूनों और YouTube पर उपलब्ध इन वीडियोस की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बदलाव का संकेत है। जो आंकड़े हमारे स्रोतों में है ना, वे अपने आप में एक क्रांति की कहानी कहते हैं। सर उमर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाले वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज, बहुत बड़ा नंबर है। दिया गया वीडियो 85,000 बार देखा गया है। नौमान कुरैशी का दीवानी प्रक्रिया पर लेक्चर 20,000 बार देखा गया। मतलब लोग मनोरंजन छोड़कर कानूनी धाराएं क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लोग अब बेबस नहीं रहना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान पर से कुछ मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार, यानी मोनोपोली का खत्म होना। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि एक समय था जब ये सारा कानूनी ज्ञान भारी भरकम किताबों, मोटी मोटी बाइंडिंग वाले जर्नल्स और महंगे लॉ कॉलेजों के बंद कमरों तक ही सीमित था। हाँ, बीवीसी कोर्सेज वगैरह। आम इंसान के लिए कानून का मतलब सिर्फ एक काले कोट वाले वकील की भारी फीस भरना था। और अब वो ज्ञान पूरी तरह विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन पर कब्जा होने का डर है और कोई उसे स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तनाई दिखाकर डराने की कोशिश करता है, जो कि बहुत आम बात है। 10 साल पहले वो व्यक्ति घबराकर किसी वकील के पास दौड़ता। हाँ। आज वो मुदस्सर शाही या नौमान कुरैशी का 10 मिनट का वीडियो देखकर समझ सकता है कि दीवानी अदालत से स्टे ऑर्डर असल में कैसे मिलता है, उसकी वैधता क्या है। बिल्कुल, और कहीं सामने वाला उसे बस बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ये वाकई एक तरह का सशक्तिकरण है। मतलब जब एक आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पता होता है कि धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का उसका अधिकार क्या है जी, या अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ उसके पास क्या क्या विकल्प है, तो व्यवस्था के लिए मनमानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जब आम लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है ना, तो पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही भी बढ़ती है। हाँ, न्याय की पहुंच आसान हो जाती है और ये लोगों को एक डराने वाले शोषणकारी सिस्टम से निकालकर एक जवाबदेही सिस्टम की तरफ ले जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। तो चलिए आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा को अब समेटते हैं। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी कानूनी प्रक्रिया को एक भूल भुलैया मानकर। हमने देखा कि कैसे एफआईआर के प्रवेश द्वार से बात शुरू होती है, फिर पुलिस सबूतों की जांच कर चालान बनाती है। हाँ, फिर हम अदालत के अंदर गए जहां हमने चार्ज फ्रेम के तनावपूर्ण पलों को महसूस किया और समझा कि कैसे झूठे केसों को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है 249A के तहत। एकदम। हमने बचाव पक्ष की रणनीतियों को देखा और अंततः समझा कि कैसे जजमेंट आ जाने के बाद भी अपील के डायरेक्टर्स कट के जरिए न्याय को एक सेफ्टी वाल्व मिलता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे नए कानून और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पूरी न्याय प्रणाली को आम आदमी की मुट्ठी में ला रहे हैं। सुनने वालों के लिए आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कानूनी साक्षरता अब कोई लग्जरी या केवल वकीलों का काम नहीं रह गई है। ये एक जरूरत है। यह आज के समय की एक बुनियादी आवश्यकता है। सूचनाओं के इस भारी ओवरलोड के बीच भी बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं को समझना हमें डराने के बजाय सशक्त बनाता है। बिल्कुल सही। जब आपके पास इस भूल भुलैया का डिजिटल नक्शा मौजूद हो ना, तो आप उसमें खोते नहीं हैं बल्कि अपना रास्ता निकाल लेते हैं। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और चूंकि आज हमने कानूनी ज्ञान के डिजिटल होने और लाखों लोगों तक इसके पहुंचने की बात की है, तो मैं इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा जो भविष्य की ओर इशारा करता है। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे लाखों लोग
ऑनलाइन कानूनी प्रक्रियाएं सीख रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये कानूनी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और आम जनता के लिए सुलभ होती जा रही है, हाँ। क्या भविष्य में हमें छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए इन पारंपरिक ईंट और पत्थर से बनी अदालतों और मुकदमों की लंबी प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये जागरूक नागरिक और तकनीक मिलकर न्याय की एक नई विकेंद्रीकृत प्रणाली को जन्म देंगे, जहां विवादों का निपटारा अदालतों के बाहर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और मध्यस्थता के जरिए हो जाया करेगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो बहुत देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या तकनीक हमारी अदालतों का स्वरूप हमेशा के लिए बदल देगी? ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल। तो चलिए, इसी बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस कानूनी भूल भुलैया के रोमांचक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में कुछ और नए, ज्ञानवर्धक और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।